डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है, सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अनुक्रम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रम, है ना। अब इसका डिफिनीशन समझिए क्या होता है। द सक्सेशन ऑफ नंबर्स, द सक्सेशन ऑफ नंबर्स which follow a certain pattern, is called sequence, इसी का दूसरा हम डिफिनेशन दें तो कह सकते हैं द सक्सेशन ऑफ नंबर्स in which any upcoming terms, अपकमिंग मतलब आने वाला, है ना। अपकमिंग टर्म कैन बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड, किया जा सकता है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी किया जा सकता है। इज कॉल्ड सीक्वेंस, अनुक्रम। इसी का दूसरा डिफिनेशन अगर हम दें तो कह सकते हैं द सीक्वेंस इज ए फंक्शन। अब ये फंक्शन के टर्म में, whose domain is the set of natural number and range is a subset of real number or complex number. Real number or complex number is called sequence. अब इसके डिफिनेशन को आप समझने का कोशिश करिए। हम तीन डिफिनेशन यहां पर लिख दिए। सब डिफिनेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये टफ नहीं है। द सक्सेशन ऑफ नंबर्स विच फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। सर्टेन पैटर्न का मतलब होता है कि निश्चित क्रम व्यवस्था को वो फॉलो करता है, जिससे कि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आगे कौन सा टर्म नेक्स्ट आएगा। ये हम उसमें प्रिडिक्शन करने में सक्षम होते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो आप ये कह पाते हैं कि आगे क्या टर्म आएगा, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं और उसको प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकते हैं, पर सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन होंगे ये जरूरी नहीं है। जिस सीक्वेंस का कोई जनरल फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, जनरल फॉर्मूला का मतलब हुआ कि उसके लिए सामान्य पद का जो है सो फॉर्मूला डेवलप हो जाए, है ना। जनरल टर्म्स का फॉर्मूला डेवलप हो जाए तब उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। लेकिन अगर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला डेवलप नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी तरह के पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी अगर हम नहीं पकड़ पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है।
तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसमें हमको पैटर्न का पूरी तरह से जानकारी होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोग्रेशन में ये हमको पूरी तरह से मालूम रहेगा कि इसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, पैटर्न के बारे में हम बड़ी आसानी से कंफर्म रहते हैं किसमें, प्रोग्रेशन में। दूसरी बात कि प्रोग्रेशन में nth टर्म का, nth टर्म जिसको जनरल टर्म कहते हैं, nth टर्म को ही क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। प्रोग्रेशन के nth टर्म को ही जनरल टर्म कहते हैं। तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वह डेवलप अगर हो जाता है, जनरेट हो जाता है, तब वह प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे आइए हम इसके बारे में और बात करते हैं। कहता है सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस एक फंक्शन है whose domain is the set of natural number, डोमेन उसका नेचुरल नंबर होता है। इट मीन्स उसमें जब भी पुट होगा तो नेचुरल नंबर पुट होगा, और जो सॉल्व होके आएगा वह रियल नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तब उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, आइए इसके एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं और फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम सीक्वेंस को ठीक से समझ लेते हैं। आइए, तो ये आपका सीक्वेंस का डिफिनीशन था, है ना। अब इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए, ये इसका एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए ये 1 लिए, ये 5 लिए, ये 9 लिए, ये 13 लिए, ये 17 लिए, ये 21, ये 25, ये इस तरह से जा रहा है। तो क्या इसमें आने वाले टर्म का प्रिडिक्शन करना पॉसिबल है कि नहीं है, क्या आगे आएगा ये आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं तो ये प्रोग्रेशन है, ठीक है। नहीं कह सकते हैं तो प्रोग्रेशन नहीं है या सीक्वेंस नहीं है। तो जैसा कि आप आगे देख रहे हैं कि कह सकते हैं कि आगे क्या टर्म आएगा, इस तरह से ये प्रोग्रेशन हो गया। तो अब इसमें देखिए कितना 4 ऐड होते जा रहा है, 4 ऐड होते जा रहा है। जब कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो करके आते रहे तब उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी कहते हैं। जब कुछ ऐड हो करके या घटा करके आते रहे, कुछ खास क्वांटिटी लगातार ऐड किया जाए या लगातार घटाया जाए, तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी जिसको आप कहते हैं। दूसरा देखिए, ये है, मान लीजिए यहाँ 1, ये 3, ये फिर 9, ये 27, ये 81, ये 243 है, और फिर ये 729 है। तो अगर आप इसे गौर करें कि आगे क्या आएगा, तो आप ऐसे समझिए, 1 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 में फिर 9 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 में फिर 3 से हुआ। इस तरह से 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है और आगे का टर्म हमको मिलते जा रहा है। सो अगला क्या आएगा, तो 2187 आएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3। नेक्स्ट टर्म कैन बी प्रिडिक्टेड हेयर। तो ये यहां पर कहा जा सकता है कि अगला टर्म क्या होगा। सो यह भी आपको प्रोग्रेशन है और इसका नाम है जीपी। ठीक है ना। और आगे देखिए, अगर हम यहां लिख दें 1, यहां हम 1/6, 1/11, 1/16, और इस तरह से अगर हम लिखें तो हम देखते हैं कि इसके नीचे 1 है और ये 6, 11, 16, 5, 5 बढ़ते जा रहा है, नीचे डिनोमिनेटर केवल बढ़ता जा रहा है। तो यहां यह आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जब आपको किसी सीक्वेंस का या प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल, इट मींस व्युत्क्रम, उसको उल्टा कर दिया जाए, तब एपी मिल जाए, तो उसको हम लोग एचपी कहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस मेक एन एपी, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एचपी। अब ये सिंपल सा है। आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे समझिए नोट थोड़ा सा, क्या है नोट। यहां कहता है द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज
डिनोटेड बाय किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म, nवां पद, जिसको nth टर्म को nवां पद कहते हैं, डिनोटेड मीन सूचित किया जाता है, एनी सीक्वेंस डिनोटेड बाय tn, tn, t के नीचे में n लिख दिए nवां पद हो गया, और a के नीचे n लिख दिए nवां पद हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नोट है आगे, द फर्स्ट टर्म of any sequence is denoted by T1 or A. The first term of any sequence is denoted by T1 और A. पहला टर्म को हम T1 से दिखाते हैं या स्मॉल a से दिखाते हैं। ठीक है ना। एंड नोट बी, अगला नोट देखिए, द लास्ट टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय बी और एल। बी से दिखाते हैं या एल से दिखाते हैं लास्ट टर्म को। तो ये सब सिंबल है जिसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। और नेक्स्ट देखिए, अगला नेक्स्ट टर्म है यहां। ये सब सिंपल सेंटेंस है जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा कि कोई चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टीएन जो है वह एनवां पद को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एनथ टर्म को इंग्लिश में कह लीजिए, और एन भी। ये टी1 आपको फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, और ए भी जो है आपको फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल और बी दोनों ही लास्ट टर्म के लिए यूज होता है। तो अब अगला नोट है, एनी सीक्वेंस is denoted by tn को छोटी ब्रैकेट से घेर दीजिए, या फिर आप इस तरह से इसको ब्रैकेट कर दीजिए, या फिर आप ऐसे an लिख दीजिए। तो यह सभी का सभी आपको सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस के टोटल को। यह एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार मिडिल ब्रैकेट से भी ऐसे लिख दिया जाता है an। इसका मतलब इसमें आ गया a1 a2 a3 a4 a5, इस तरह से डॉट डॉट करके पूरा सीक्वेंस आ गया। ठीक ना। नेक्स्ट अब आगे देखिए, अगला, इसमें आप लोग कई बार आपको क्वेश्चन छोटा सा लेकर के दे देता है, और यह टफ नहीं है। जैसा कि आपको डिफिनेशन पहले ही कह दिए कि सीक्वेंस एक फंक्शन है और उसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। उसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। जब कभी भी कोई आपसे पूछ दे कि किसी सीक्वेंस का डोमेन क्या होगा, तो आप जवाब दीजिएगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस का डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो है वही किसी भी सीक्वेंस का क्या होता है, डोमेन होता है। जब भी क्वेश्चन आए कि किसी भी सीक्वेंस का डोमेन क्या होगा, तो जवाब होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आइए यहां पे देखिए, यहां अगर आपको फंक्शन कहीं दे देता है, लिखेंगे द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज एन एक्सप्रेशन, व्यंजक जिसको हिंदी में कहते हैं एक्सप्रेशन, जिसके पदों में लिख दिया जाए किसी तरह का तो एक्सप्रेशन बन जाता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ एन बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। दैट इज, अब देखिए यहां इसके आधार पर अगर हमको क्वेश्चन दे दे, इफ tn इक्वल टू tn दे दे या स्मॉल an दे दे, इस तरह भी अगर लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना नहीं है। और लेके दे दे आपको n+1 बाय n स्क्वायर, n+1 डिवाइडेड n स्क्वायर, देन फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स।
अगर हमको पहला 5 पद पूछ देता है तो कैसे बनाएंगे, ये हमको जानना है। फर्स्ट 5 टर्म्स अगर पूछ दे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको T1 पूछा फर्स्ट टर्म, इसका n की जगह कौन ले लिया, मैच कराइए, n की जगह कौन ले लिया 1, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दीजिए। तो 1 + 1 2 और नीचे 1 का स्क्वायर, तो ओनली 2 हो गया। फिर T2 डालिए, n की जगह 2, तो 2 1 3 हो गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3/4 निकल गया। फिर T3 लीजिए, 3 + 1 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसी तरह फिर T4 ले लीजिए, तो 4 + 1 5 हो गया, नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और फिर T5 अगर पांचवा टर्म चाहिए तो n की जगह 5 रख दीजिए, 5 + 1 6 हो गया, नीचे 5 स्क्वायर 25 हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पांचों टर्म बड़ी आसानी से निकल गया। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे, Tn लेकर के दे दे, An लेकर के दे दे और आपसे पूछ दे कि 10वां टर्म क्या होगा या 15वां टर्म क्या होगा, तो n की जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, वो वैल्यू रख दीजिएगा। अगर 10वां पूछा तो n की जगह 10 रख दीजिएगा, और 15th टर्म 15वां पूछेगा तो n की जगह आप 15 रख दीजिएगा और आपको वो टर्म हासिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इसमें आइए, है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है जिसको फाइबोनिक सीक्वेंस या फाइबोनाक्सी सीक्वेंस कहते हैं, है ना। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कई बार बुक में कहीं कहीं पर लिख देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो फाइबोनिक या फाइबोनाक्सी, ये जो नाम है एक मैथमेटिशियन का नाम है, शायद वो इटली के थे, ठीक है ना, इटालियन मैथमेटिशियन थे। और वो उनका कहना था कि नेचर में, प्रकृति में जितने भी चीज पाए जाते हैं उसमें मैक्सिमम फाइबोनिक नंबर होते हैं, तो उन्हीं के नाम पे फाइबोनिक नंबर या फाइबोनाक्सी नंबर दे दिया गया। लेकिन हम अभी इस मैटर के अंदर ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, हम इस पर आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है इफ Tn + 1 = Tn + Tn - 1, Tn चाहे अगर हम यहां 2 रख देते हैं तो यहां पर आपको Tn + 1 हो जाएगा और यहां Tn हो जाएगा, इस तरह का, है ना, Tn + 2। अब यहां कंडीशन है कि n जो आपको लेना है, एक और चीज लिख दिया गया है आपको पहले ही कि T1 = T2 = 1 दे दिया, T1 = T2 = 1, ठीक है ना। और तब आपको n जो है, n वो आपको लेना है, यहां वैल्यू अलग अलग लेते जाइएगा, आपको सारा वैल्यू निकलता जाएगा। चलिए इसको हम लोग कहें, इतना दे दिया और तब हमसे क्वेश्चन कह दिया कि T5 निकालिए, व्हाट क्या होगा। तो सबसे पहले आप गौर करिए, Tn + 2 जो है Tn + 1 और Tn का सम है। एक फाइबोनाक्सी सीक्वेंस होता क्या है, कहता है कि जिसका पहला दोनों टर्म 1 1 हो और आगे जितने भी टर्म आएंगे वो पीछे के 2 टर्म का सम हो जाए, 2 टर्म के सम के बराबर हो जाए। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस आर 1 एंड एवरी टर्म आफ्टर सेकेंड टर्म इज इक्वल टू the sum of 2 previous terms, then that sequence is said to be Fibonacci sequence, Fibonacci sequence। वह अनुक्रम जिसका पहला और दूसरा पद 1 हो तथा 2 के बाद आने वाले जो भी पद होंगे वह अपने पूर्व 2 पदों के योगफल के बराबर हो जाए, तब उसको हम क्या कहते हैं, फाइबोनाक्सी और फाइबोनिक सीक्वेंस कहते हैं। तो अब यहां देखिए पहला और दूसरा 1 हो गया और उसके बाद आने वाले पद ने पीछे के 2 पदों के योग के बराबर है, पूर्व पदों के योग के बराबर है। तो अब यहां पर देखिए कैसे निकलेगा, ये 1 लिख दिए हम, ये भी 1 लिख दिए। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, 5 और 3 को ऐड करेंगे 8। देखिए ये निकलता जा रहा है।
अगला 13 आएगा, फिर 21 आएगा, इस तरह से आते जाएगा। हमको कितना पद पूछा था यहाँ, तो गौर करिए पांचवा, तो पांचवा यहाँ आपको कितना दिया है 5। अब मेथड से निकालिए। सबसे पहले आप n की जगह 1 लीजिए, तो 1 + 2 कितना हुआ 3, यहाँ 1 रखिए तो T2, यहाँ फिर n की जगह 1 रखिए, तो यहाँ तो पुट n = 1, पुट n = 1 रख रहे हैं पहले, तो जब 1 रखे तो ये दिखाया। अब आप गौर करिए T2 कितना है, वहां दिया हुआ 1 है, ये भी आपको 1 है, ये सॉल्व होके 2 लिखा गया। अब अगर आपको n की जगह 2 रख देना है, तो 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ 2 रखिएगा तो T3, अब फिर यहाँ n की जगह 2। तो अब गौर करिए T3 कितना लाए हैं 2, और T2 पहले से ही 1 दिया हुआ है, तो ये सॉल्व होके 3 आ गया। फिर T5 चाहिए, 5 कैसे आया, n की जगह 3 रखने पे पुट, ये तो पुट n = 2 था, n = 2 पर आया। अब हम पुट क्या कर रहे हैं, n = 3, तो 3 और 2 5 हो गया, यहां लिखाएगा 4, फिर यहां लिखाएगा 3। चौथा टर्म देखिए कितना है 3, और तीसरा टर्म कितना है 2, तो 3 2 5 कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो डायरेक्ट उधर समझा दिए, एक ये हो गया। इस तरह से फिबोनाची सीक्वेंस हो गया। इस तरह के कोई भी सीक्वेंस में आप वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी टर्म का, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले मैटर पे, नहीं, अब हमारा ये सीक्वेंस का मैटर थोड़ा सा क्लियर हुआ कि सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ होता है, जिसके आने वाले टर्म्स का प्रिडिक्शन किया जा सकता है, और यदि इसका जनरल फॉर्मूला डेवलप हो जाता है तो यह प्रोग्रेशन में भी आ जाएगा, नहीं। अब बात करते हैं कि सीक्वेंस के टाइप क्या होते हैं। सीक्वेंस जिसको हम प्रोग्रेशन, हम पहले ही आपको बताया कि सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। तो अभी हम काम चलाने के लिए सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों के सेम वर्ड यूज कर ले रहे हैं, लेकिन रियल में आपको डिफरेंस दोनों के बीच क्या है वह हम आपको बता चुके हैं। तो अब देखिए इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह का हम लोग पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी है ना, जिसको शॉर्ट में आप एपी बोल सकते हैं, एपी। इसका है दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, जिसको आप शॉर्टली जीपी कहते हो। और फिर है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, जीपी मीन्स गुणोत्तर श्रेणी, ये हो गया, जिसको शॉर्टली हम H, P, हॉर्स पावर मत पढ़ लीजिएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। इस दोनों को जब मिला दिया जाता है तो एक नया क्रिएट होता है, जिसको कहा जाता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये नाम पड़ता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको हम शॉर्टली बोलते हैं AGP। इस सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस आपको करेंगे कि सीक्वेंस में ये जो प्रोग्रेशन है, ये सभी के सभी प्रोग्रेशन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होंगे और कैसे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस पर हम लोगों को बात करना है। आइए देखते हैं। ये तो आप लोग समझ गए क्लासिफिकेशन, और तो बहुत ही टाइप के हैं सीरीज। जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तो एक अलग किताब ही पढ़िएगा, इनफाइनाइट सीरीज, और वहां पर तब आप बहुत तरह के सीक्वेंस और सीरीज के बारे में बात करते रहिएगा। अभी हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, ये आपको हम काम भर बता रहे हैं। तो अब देखिए यहां नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, ये हमें जानना है। तो देखिए डिफिनेशन क्या है इसका, कहता है द प्रोग्रेशन, द प्रोग्रेशन, द प्रोग्रेशन इन व्हिच
द डिफरेंस मीन्स अंतर, द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड जस्ट प्रीवियस टर्म, जस्ट प्रीवियस का मतलब होता है पूर्व, प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, सेम मीन्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया, डेफिनेशन हो गया। कहता है द प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड जस्ट प्रीसीडिंग और प्रीवियस, जो वर्ड यूज करना है कर लीजिए, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कोई पद और उससे पहले वाले पद का अंतर हमेशा इक्वल रहता हो, बराबर रहता हो, नियत रहता हो, कांस्टेंट मींस नियत रहता हो, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वह समांतर श्रेणी कहलाता है। इसी में है कि द कांस्टेंट डिफरेंस, जो कांस्टेंट डिफरेंस अंतर जो आ रहा है, नियत अंतर जो आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस है ना, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में अगर हम बात कहें तो C, D कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d से इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय d, सूचित किया जाता है किससे, d से। ये आपको हम लैंग्वेज में लिख दिए। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं तो और ठीक हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम लेते हैं 7, 11, 15, 19, 23, है ना, इस तरह से जा रहा है, 27, 31 डॉट डॉट डॉट। अब अगर यहां ध्यान दीजिए तो आपको 7 में से 11 नहीं घटाना है, 11 में से 7 घटाना है। कोई टर्म एंड जस्ट प्रीसीडिंग टर्म का अंतर, इसका और इसका और इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 11 में से 7 गया, कितना आएगा, 11 में से 7 गया 4, फिर 15 से 11 4, 19 से 15 गया 4। आप गौर कर रहे हैं कि डिफरेंस कंटिन्यू क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, और जब डिफरेंस बराबर हो रहा है तो इसका नाम पड़ेगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कॉमन डिफरेंस इसका 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जाम्पल पर ध्यान दें, अगला एग्जाम्पल हम, है ना, मान लीजिए हम यहाँ 85 ले लिए, यहाँ 75 ले लिए, फिर 65 ले लिए, फिर 55 ले लिए, 45 ले लिए, 35, इस तरह से। अब आप गौर करिए, 75 में से 85 घटाइए -10, 65 से 75 घटाइए -10। आप गौर करिए कि हमेशा ये नियत रह रहा है, -10 को मेंटेन कर रहा है, और ये भी आपको एपी ही कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कहलाएगा। और कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, ये जो घटा घटा क्या रहा है -10, यही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कहीं पर हमको एक एग्जाम्पल दे दिया, तीसरा नंबर एग्जाम्पल लिख दिया 5, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5, इस तरह से। अब यहां भी डिफरेंस देखिए तो 0 0 का जा रहा है, और ये भी आपको एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। तो ये क्लियर हो गया आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन। मेरे विचार से कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ गए हैं, इसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही आसान है कि किसी भी प्रोग्रेशन में यदि किसी टर्म और उससे जस्ट पहले वाले टर्म का अंतर हमेशा बराबर रहे, तब उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं।
तो डिफिनेशन आप लोग समझ गए, तो अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं जिससे कि फॉर्मूला जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट आइए, फॉर्मूला इसका देखिए, अब हम लोग देखेंगे जनरल टर्म। आइए, हेडिंग है द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। मान लीजिए, इसको आप ऐसे हिंदी में अगर कहेंगे तो किसी एपी हिंदी में समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये है यहां nth टर्म, nवां टर्म को ही सामान्य पद कहते हैं। तो लिखेंगे हम द nth टर्म ऑफ एनी एपी, एनी प्रोग्रेशन इज कॉल्ड जनरल टर्म। किसी भी प्रोग्रेशन का nth टर्म जो होता है उसी को जनरल टर्म कहा जाता है, व्यापक पद। जनरल टर्म को हिंदी में सामान्य पद या व्यापक पद कहते हैं। यदि आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते होंगे अल्केन का, हाइड्रोकार्बन का जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अल्केन है। तो अल्केन का जनरल फार्मूला आप पढ़ते होंगे, जनरल फार्मूला अल्केन का याद होगा आपको। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है आपको अल्केन का फार्मूला। यदि n के जगह 1 रख देते हैं तो मीथेन हमको मिल जाता है, मीथेन CH4। अगर n के जगह 2 रख देते हैं तो C2H6 इथेन आ गया। n की जगह 3 रख देते हैं C3H8, देख लीजिए प्रोपेन आ रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम अल्कीन का बात करें, अल्कीन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n ऐसे दे दिए, ये हो गया अल्कीन, है ना। अब n की जगह अगर 1 लेंगे तो क्या बनेगा? CH2 बनेगा, ये देखिए। तो अब यहां CH2 अगर हम बनाए तो बनेगा ही नहीं, है ना। अब अगर हम मतलब मीथीन नहीं बन सकता, n बराबर 2 डालिए तो C2H4। तो अल्कीन जो होता है, अल्कीन इसके 2 कार्बन के बीच आप लोग पढ़े होंगे कि डबल बॉन्ड होता है। अब यहां पर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए तो देखिए ये बन गया अल्कीन, है ना। अब अल्कीन के बाद एक अलग होता है अल्काइन, आप ये भी देखे होंगे अल्काइन, है ना। अब इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये जो बता रहे हैं आपको n के टर्म में, हमको इतना डीप अभी जानने की आवश्यकता है, बस हम यह समझ रहे हैं कि ये n जो है यहाँ नेचुरल नंबर है और ये पूरा का पूरा जो है जनरल फार्मूला है, जनरल सामान्य पद। इट मीन्स इसमें n की जगह रखते जाइए और आगे इसका जो है इस सीरीज का आपको टर्म जो है आगे आगे केमिकल जो है वो आपको मिलता जाएगा, कंपाउंड इसका मिलता जाएगा। इस जगह यही इसका मीनिंग है। ठीक उसी तरह से हम सीक्वेंस में जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा फॉर्मूला होगा जिससे अगले टर्म को हम निकाल सकें, लिख सकें। जिस भी टर्म का हमको जो भी टर्म हमको चाहिए, इट मीन्स 10th टर्म चाहिए और 15th टर्म चाहिए या 16th टर्म चाहिए या 20th टर्म चाहिए, तो हम कैसे उसको निकालेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमको डेवलप होना चाहिए। तो बोला गया द nth टर्म ऑफ एनी प्रोग्रेशन इज कॉल्ड जनरल टर्म, है ना। अब एपी के लिए जानना है तो लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म हम ए मान लीजिए। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज स्मॉल ए मान लीजिए, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी मान लीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना मान लिए?
डी मान लिए। आप समझ रहे होंगे बड़ी आसानी से कि पहला टर्म स्मॉल ए ले लिए और कॉमन डिफरेंस जो है वह डी ले लिए, तो T1 बराबर स्मॉल ए लिख दिया, पहला टर्म लिखा गया। T2 कैसे निकलेगा? T2 कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस डी। फिर T3 कैसे निकलेगा? इसमें फिर एक डी जोड़ देंगे इसमें, तो a प्लस 2d हो जाएगा। T4 कैसे चाहिए? तो इसमें ऊपर वाले में जोड़ देंगे एक और डी, तो 3d हो जाएगा। T5 अगर चाहिए तो इसमें जोड़ देंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा। थोड़ा अब इसको एडजस्ट करते हैं, बढ़िया से अरेंज करते हैं। ये a हम छोड़ दिए, ये 4 की जगह हम 5 माइनस 1 इंटू डी लिख दे, तो क्या कोई प्रॉब्लम होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए, जो ये है वही वो है। अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्लियर है, लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको लिखें तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है, और इसको देखिए तो लिखा जा सकता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और इसको अगर लिखना हो तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, ये क्या है यहाँ 5, तो 5 माइनस 1। अगर आप इस पूरे में गौर करिएगा तो देखिए हर जगह ये a फिक्स है, ये d भी फिक्स है, सब में 1 1 1 1 माइनस भी हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है? 1 2 3 4 5, है ना। सो जो अगर यदि 5 है तो यहाँ 5 माइनस 1 हुआ, 4 है तो 4 माइनस 1 हुआ, 3 है तो 3 माइनस 1 हुआ, 2 है तो 2 माइनस 1 हुआ। इसका मतलब है कि इसी तरह अगर आगे बढ़े और हम सिमिलरली इसी प्रकार अगर Tn लिख दें, Tn, इट मीन्स यहां 5 था तो 5 माइनस 1, अब Tn तो क्या लिखाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज nth टर्म फॉर एन एपी। किसी एपी के लिए ये nवां पद हो गया, किसी भी एपी के लिए ये nवां पद मिल गया, Tn का फॉर्मूला हो गया। अब यहां से देखिए आगे, अगर आप ये पूरी तरह से Tn का फॉर्मूला समझ गए कि कैसे हुआ है, तो आगे इसमें आप थोड़ा समझिए। नेक्स्ट देखिए क्या है। सिमिलरली ये तो फंक्शन है ना, आपको पहले ही पता है कि n का फंक्शन है। यदि यहां n है तो यहां n माइनस 1 है। अगर यहां पे Tn प्लस 2, इट मीन्स n की जगह n प्लस 2 हो जाए, तो यहां लिखाएगा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखाएगा। देखिए n प्लस 2 यहां आ गया। अगर हमको यहाँ p प्लस q चाहिए, t अब p प्लस q, ये लिखाएगा a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी लिखाएगा। उसी तरह अगर हमको टी पी क्यू पूछ दे, टी पी क्यू, तो हम लिखेंगे a प्लस अब पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो आई थिंक आप समझ गए कि टी एन का या किसी भी पद का हम जनरल फॉर्मूला कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं या पार्टिकुलर फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सीख गए आप। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा अच्छे से, है ना। एक एक फॉर्मूला को बस आपको जब हमारा वीडियो आप देखिए तो कोशिश करिए कि हम फॉर्मूला जरूर लिख लें। पूरा नोट अगर आप नहीं लिख सकते, पूरा डिफिनेशन नहीं लिख सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसे समझते हुए कोशिश करिए कि हम फॉर्मूला जरूर लिख लें और फॉर्मूला का कलेक्शन एक जगह करके तब उस पर उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर क्वेश्चन बनाइए। आइए यहां Tn एक टर्म हो गया, ए फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपको एक देखिए ये nth टर्म मतलब एक वर्ड हो गया मेरे लिए, ये 2 ये 3 ये 4, यहां टोटल 4 क्वांटिटी है। टोटल कितने क्वांटिटी है? 4। Tn a n d, 4 में से कोई भी 3 दे देगा, चौथा बड़ी आसानी से फॉर्मूला से निकल जाएगा। यदि 2 अगर दे दिया, हमको मान लीजिए 2 क्वांटिटी का वैल्यू दे दिया और 2 अननोन है, तो क्वेश्चन में 2 कंडीशन भी देने होंगे। जितने अननोन क्वांटिटी रहेंगे किसी भी क्वेश्चन में, उतने ही इक्वेशन जनरेट होने चाहिए, तभी जा करके है ना
वो वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां पे नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए क्या है। सो देखिए यहां कहता है इफ Tn इक्वल टू बी, मतलब लास्ट टर्म को हम बी मान लिए, देन क्या क्या रिजल्ट आता है। सो देखिए हम लोग फॉर्मूला Tn बराबर क्या पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंप्लाइज दैट Tn की जगह हमको b लेना है। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ये यहां b माइनस a हो गया, ये n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब ये d इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके आपको डिवाइड हो गया d, ये n माइनस 1 हो गया। इसलिए अगर n चाहिए तो b माइनस a बाई डी प्लस 1 हो गया। क्लियर हो गया। इस फॉर्मूला का यूज करके आपको किसी भी एपी में पदों की टोटल संख्या बड़ी आसानी से निकल सकता है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया है ना, द नंबर ऑफ क्वेश्चन समझिएगा, द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 4 एंड 98, 98 और 4 के बीच में कितने ऑड टर्म्स होंगे, है ना। अब अगर ये क्वेश्चन हमको दे दे बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे हम, है ना, ये जानना है। तो निकालना बहुत आसान है। ऑप्शन मान लीजिए आपको क्या क्या दे दिया, सो सुन लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन दे दिया आपको 46, बी दे दिया 47, सी दे दिया 48 और डी दे दिया नन। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए कैसे ये बनेगा, कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले तो कहा कि द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 4 एंड 98। पहला 4 और 98 के बीच में पहला विषम संख्या कौन होगा, फर्स्ट विषम संख्या a 5 होगा, और लास्ट विषम संख्या क्या होगा, उसको b नाम दे देते हैं, तो 97 हो गया। अब हमको n चाहिए, तो फॉर्मूला सीधे क्या पढ़े हैं। अच्छा, जब ऑड टर्म जाएगा, ऑड नंबर जाएगा तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सोच के देखो ना। 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17। तो आप बताइए हमको कि क्या है कॉमन डिफरेंस, 2 है ना। तो 2 है तो क्या करेंगे, 97 में से 5 घटा दिए, कितना हो गया, 97 में से 5 घटा दिए हम, तो 92 हो गया। और 92 को 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है और लास्ट में 1 जोड़ देना है। 2 से ये कितना बार में कैंसिल, 46 बार, 46 प्लस 1 47, आंसर आ गया, बन गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया ये फॉर्मूला है, इस पर आपको n बड़ी आसानी से निकलता जाएगा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 16 and 320 which are divisible by 3। क्वेश्चन ये दे दिया। अब आप सिंपल सा समझ सकते हैं। तो देखिए 16 के जस्ट बाद 3 से कटने वाला कौन है, 18, तो एक जगह 18 ले लीजिए। और 320 को यदि 3 से भाग दीजिए तो 3 इकाई 3 हो गया, 2 में नहीं लगेगा, 118, 2 शेष बच रहा है। इट मीन्स 2 शेष बच रहा है, तो 320 में से 2 घटा दीजिएगा तो 318 हो गया। अब ये 3 से कटने वाला लास्ट टर्म क्या मिलेगा, 318। इट मीन्स b बराबर 318। अब हमको n चाहिए, क्या फॉर्मूला है, b माइनस a, तो 318 में से 18 गया 300।
अब आप गौर करिए, 3 से डिविजिबल कहा, 3 से डिविजिबल, तो पहला कटेगा 3, तो दूसरा फिर 6, फिर 9, तो गौर करो कितना का अंतर जा रहा है, 3 3 का, तो हर जगह 3 का अंतर रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, और लास्ट में 1 जोड़ दिया, आंसर 101 देखिए निकल गया, बन गया क्वेश्चन बड़ी आसानी से। ये फॉर्मूला, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये सब ट्रिक की तरह काम करेगा और सुपर ट्रिक की तरह काम करेगा, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे आइए, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट देखिए क्या है नोट, नोट देखिए, टीएन से रिलेटेड नोट पर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। टीएन घटाओ टीएन -1, अगर हम एन की जगह 5 रख दें, 5 इसका मतलब क्या हुआ, 5वां पद। अब 5 में से 1 गया 4, ये चौथा पद, तो 5वां पद में से चौथा पद घट जाए, 5वां पद में से चौथा पद घट जाए तो क्या देता है, तीसरा पद की कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देता है, डी देता है ना, क्या देता है, डी, हमेशा याद रखिएगा। टीएन घटाओ टीएन -1 कितना हो गया, डी। ये एक तरह से आपके लिए फॉर्मूला का काम करेगा, आगे हम इसका यूज करेंगे, अभी फिलहाल बस बोल दिए हैं कि टीएन -1 कितना हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट नोट आइए, अगला कहता है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी एपी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी एपी इज ऑलवेज independent from n। इंडिपेंडेंट फ्रॉम n का मतलब होता है कि n से स्वतंत्र होता है, यदि मतलब d का जब वैल्यू निकाला जाए तो उसमें कहीं n नहीं दिखना चाहिए, ये जो स्मॉल n है नेचुरल नंबर वाला, ये कहीं भी उस d में हमको नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि d सॉल्व होके कांस्टेंट देगा, ओनली कांस्टेंट एक नंबर देगा, उसमें n कहीं नहीं नजर आएगा। n से स्वतंत्र का मतलब ये हुआ। अच्छा देखिए फिजिक्स में इस तरह का वर्ड बड़ी यूज होता है, स्वतंत्र वाला बात जो है, इंडिपेंडेंट वाला, वो फिजिक्स में बहुत यूज होता है। जैसे आप पढ़े होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g का फॉर्मूला ये होता है gm/r²। देखिए ये स्मॉल g बराबर gm क्या, r², ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई हल्का बॉडी को ऊपर से गिराइएगा, आप कोई भारी को गिराइएगा, अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं हो, हवा का प्रतिरोध नहीं हो, तो दोनों ही वस्तु समान त्वरण से, समान एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से नीचे फॉल करेगा, है ना। ये इसका मीनिंग हुआ। कहने का मतलब वो हैवी बॉडी है उसका और हल्का जो बॉडी है उसका, लाइट बॉडी जो है उसका, इस दोनों के मास का कोई इफेक्ट एक्सेलरेशन पे नहीं पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मासेस ऑफ द बॉडीज के मास से वो फ्री होता है। सिमिलरली द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ बॉब, है ना। ये जो होता है टी का फॉर्मूला 2π√L/g, आप ये देखते होंगे। तो इसमें देखिए कहीं भी बॉब का मास, गोलक का मास मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो उससे फ्री है। ठीक यहां पर जैसे बोले कि बॉडी के मास से फ्री है, तो बॉडी का मास का चर्चा यहां नहीं है। ये मास ऑफ प्लेनेट है, अगर अर्थ का है तो अर्थ का मास होगा, मून पर जाएंगे तो मून का मास होगा, मून का रेडियस होगा, ये बात है। तो ऑब्जेक्ट का मास इसमें इंक्लूड नहीं है। और यहां देखिए बॉब जो लटका हुआ रहता है रस्सी से, उसका मास इसमें जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या एनी क्वांटिटी किसी चीज से फ्री है, तो इसका मतलब वह चीज वहां मौजूद नहीं है। तो यहां जब हम बोले कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी एपी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन, इसका मतलब हुआ कि जब कॉमन डिफरेंस निकाला जाएगा तो उसमें कहीं एन नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बात हुई। अगला देखिए नोट, कहता है द जनरल टर्म ऑफ एनी एपी इज लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर मीन्स होता है रैखिक, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन। द जनरल टर्म ऑफ एनी एपी इज ऑलवेज
यहां एक वर्ड लगा दीजिए, ऑलवेज लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन। इसका मतलब हुआ कि हमेशा रैखिक व्यंजक होता है, एन का पावर कभी भी एक से ज्यादा नहीं जाएगा। दैट इज टी एन फॉर एन ए पी जब बी होगा तो ए एन प्लस बी इस तरह के रूप में होगा। एन का डिग्री एक रहेगा, एन के ऊपर माथा पर जो पावर है ना वो एक होगा, कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। यदि टी एन क्वाड्रेटिक हो गया तो पक्का है कि वो एपी का टी एन नहीं होगा। आपको क्वेश्चन लेके दे देगा व्हिच कैन बी टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन मानिए ऐसे दे देता है व्हिच कैन बी nth टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन दे दे। फर्स्ट लेके दे दिया Tn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2, बी दे दिया 6n क्यू प्लस 3, है ना, Tn बराबर, और सी में दे दिया आपको Tn बराबर 2n प्लस 5, और डी दे दिया n टू दी पावर Tn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, ये Tn दे दिया। तो अब यहां क्वेश्चन का विच कैन बी nth टर्म ऑफ एन एपी, इसमें से कौन जो है एपी का एनवा पद हो सकता है, ये पूछ रहा है कौन एपी का एनवा पद हो सकता है। तो आपको क्या सिखाए कि एपी का एनवा पद हमेशा लीनियर होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब एक डिग्री वाला, एक डिग्री वाला, ये नहीं कि एक से ज्यादा डिग्री हो। ये देखिए क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये सब छटा गया, बचा कौन, सी नंबर। क्लियर है, देख रहे हैं, सब ट्रिक है। अगर सही से मालूम रहा तो टिक लगेगा, इसमें बनाने का जरूरत नहीं है, सीधे लिखा जाएगा, है ना। नेक्स्ट नोट पे आइए। इस तरह से अभी तक आपको हम 2 नोट यहां से लिख चुके हैं। ये नोट 2 दे देते हैं, नंबर अब देना स्टार्ट करते हैं, नोट 2, है ना। चलिए नोट 3 हो जाएगा शायद ये। Tn माइनस 1 एक डी लिए थे और उसके बाद डी के बारे में लिखे, और ये नोट 3 हमारा हो गया, है ना। नोट 4 देखिए क्या है, नोट 4 सबसे पहले, है ना। नोट 4 क्या है, नोट 4 कहता है कि Tm प्लस n अब प्लस Tm माइनस n बराबर हो जाएगा 2 इंटू Tm। 2019 के एनडीए में क्वेश्चन आया था, द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन एपी विल बी, ऑप्शन था ट्वाइस ऑफ m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ nth टर्म। तो ये जो लैंग्वेज में अभी हम जितना बोले ये सारा आपको यही बात है। दिस इज द m प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी एंड दिस इज m माइनस nth टर्म ऑफ एन एपी and this is equal to 2 twice of mth term, twice of mth term is 2 times of mth term, mवा पद का दुगुना, है ना। तो ये याद रखना है कि m प्लस nवा पद और m माइनस nवा पद का योग जो होगा वह mवा पद का दुगुना होगा, ठीक। नोट 5 में आ जाइए, नोट 5, ठीक ना। नोट 5 में देखिए क्या है, नोट 5, नोट 5 में, नोट 5 कहता है आपको इफ टीपी इक्वल टू क्यू एंड टी क्यू इक्वल टू पी, यदि पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, देन टी आर इक्वल टू सीधे फॉर्मूला हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर, टी आर इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ये कैसे आया, कई तरीके से प्रूफ हो सकता है। एक होता है जंपिंग रूल, देखिए क्या होता है जंपिंग रूल से कैसे निकलता है। ये पोजीशन क्या है पी, पद क्या है क्यू, लिख दिए। ये पोजीशन क्या है क्यू, पद क्या है पी, लिख दिए। और ये आरवा पद चाहिए, पोजीशन आर है लेकिन पद नहीं मालूम तो एक्स लिख दिए। जो नहीं मालूम है उसको हम एक्स, उसको हम निकालेंगे। अब बताएंगे कि देखिए ये कैसे आया। रूल क्या कहता है कि आप इसमें से इसको घटा दो, चाहे जैसे ऊपर घटाओगे वैसे नीचे घटाना। जो काम ऊपर करना है वही काम नीचे, चाहे जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर।
तो चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। Q माइनस पी, Q माइनस Q में से P घटा दी, डिवाइडेड P माइनस एक्स, P में से x घटा दिए, ऐसे घटाते गए। अब ऊपर में भी ऐसे ही घटा दो, P माइनस Q और Q माइनस R लिख दो। क्लियर हो गया। अब थोड़ा ठीक से देखना, यह है Q माइनस P, यह है P माइनस Q, Q माइनस P, P माइनस Q। तो चलो Q माइनस P ऐसा ही रखो, इसको नीचे P माइनस एक्स छोड़ दो, नीचे वाला अगर पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो Q माइनस P हो गया, नीचे R माइनस Q हो गया। अब ऊपर वाला दोनों कट गया, देखो तो बराबर है, तो Q माइनस P या Q माइनस P, इसका मतलब P माइनस एक्स बराबर हो गया R माइनस Q। हमको तो x चाहिए ना, हमको क्या चाहिए x, तो ये x उस साइड जाएगा और ये उठ के इधर आएगा। तो पहले गौर करिए, P तो पहले से है, ये माइनस Q आया तो प्लस Q, ये R निकल गया। हम ना A निकाले फर्स्ट टर्म, ना कॉमन डिफरेंस, सीधे काम हो गया। नहीं तो ट्रिक समझा दिए कि कैसे निकल गया आरवां पद। इस पर क्वेश्चन लेके आपको क्या दे सकता है सो सुनिए। क्वेश्चन एक और नोट लिख ही देते हैं, तब हम क्वेश्चन इस पर आपको बोलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा कितना सुंदर जवाब तुरंत से झट से लिखाएगा। नोट 6 है ये, नोट 6 क्या है सो देखिए। इफ TP इक्वल टू Q एंड TQ इक्वल टू P, देन TP प्लस Q। अच्छा बताओ तो क्या हो गया, इसी में R की जगह कौन आ गया, P प्लस Q, तो P प्लस Q और माइनस ब्रैकेट के अंदर P प्लस Q सॉल्व होके 0। अब क्वेश्चन सुनिए क्या रहेगा। क्वेश्चन कहेगा इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is 8 and its term is 5, then 16th term equal to, ऑप्शन लेके दे दिया 3 माइनस 3 4 माइनस 4, ये क्वेश्चन दिया। बनाना कैसे है, क्या बोला, पांचवा टर्म 8, उल्टा बोल रहा है, पीवा टर्म Q, क्यूवा टर्म P, उल्टा हो रहा है। ठीक उसी तरह यहां पांचवा टर्म 8, आठवां टर्म 5, तो 16वां टर्म, तो 8 प्लस 5 प्लस 16, सॉरी माइनस 16, आठवां पद था ना, आर घट रहा था, तो 8 5 13 में से 16 गया माइनस 3, बी टिक आउट, सेकेंडों में बन रहा है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखिए। अगर हमको अगला क्वेश्चन लेके दे दे, इफ टेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 15, 15 है, एंड 15th टर्म इज 10, देन 25th टर्म इक्वल टू व्हाट। अभी वही तरीका है ना, देखिए उल्टा है कि नहीं, 10वां टर्म 15 और 15वां टर्म 10, 10वां टर्म 15, 15वां टर्म 10, तो 25वां, तो 15 प्लस 10 माइनस 25, सीधे जवाब 0 बन गया। रूल यही वाला है, लगा लीजिए। पीवा पद Q, क्यूवा पद P, तो P प्लस क्यूवा पद 0 हो गया। अब नोट नंबर 7 पे आइए, नोट नंबर 7, ठीक है, ये 6 हो गया। नोट नंबर 7 ध्यान दीजिए, नोट नंबर 7 है। ये सब आपको क्वेश्चन बनाने में बड़ी हेल्प करेगा, बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी से। नोट 7 देखिए क्या है। नोट 7 कहता है इफ Tn इक्वल टू an प्लस b, देन कॉमन डिफरेंस CD जो है वो आपको A हो जाएगा। ये याद रखिए, बड़ी आसान है। यदि आपको किसी AP का nवां पद दे दे, किसी AP का nवां पद Tn nth टर्म दे दे और कॉमन डिफरेंस पूछ दे, तो बनाना नहीं है भाई,
जो n के साथ है उसी को केवल क्या कर देना है, टिक कर देना है। n के साथ कितना है, a, बस आंसर हो गया a। अब क्वाड्रेटिक तो कभी nth टर्म हो ही नहीं सकता, ये पहले भी बोल दिए हैं। अब इस पर क्वेश्चन दे दे, इफ tn इक्वल टू 6n प्लस 5, 6n प्लस 5 फॉर एन एपी, देन हमसे क्वेश्चन कर दिया कि d क्या होगा, व्हाट। तो जवाब हम सीधे सीधे लिख देते हैं ना, काहे हम ऑब्जेक्टिव बढ़ाएंगे, तो 6 आंसर हो गया। जो n के साथ मल्टीप्लाई है वही हमारा आंसर हो गया। नोट 8 में आइए, 8वां नंबर नोट क्या है सो देखिए। कहता है mth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, किसी एपी में है ना अंतिम से एमवा पद किसके बराबर होगा, तो n माइनस एम प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, प्रारंभ से n माइनस एम प्लस 1वां टर्म होगा फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना। जहां n क्या है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर कह दे हमको कि इफ एन एपी हैज 17 टर्म्स, then the 6th term from last is equal to ऑप्शन दे दिया यहां, ठीक है क्या, तो 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और सीधे अगर ये नहीं भी लिखे 8th टर्म ही लिख दे तो बिगिनिंग से ही समझा जाता है। बी ऑप्शन है 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिर सी नंबर ऑप्शन है 12th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। देखिए क्यम्मा टर्म पूछा, छठा टर्म फ्रॉम लास्ट, टोटल टर्म कितने हैं 17। रूल क्या था, 17 घटाव 6 और प्लस 1, तो 17 से गया 11, एक 12वां टर्म 12th टर्म जो है वही हो जाएगा। तो 12th टर्म कौन है, सी, आंसर हो गया। प्रारंभ से 12वां पद जो होगा वही अंतिम से छठा पद होगा। क्लियर हो गया। अब आइए आप 9 नंबर नोट पे आइए। ये सब नोट आपको स्पीड देगा। जब आप ये सब नोट को अच्छे से दिमाग में रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होगा। बड़ी फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला हमारा जो नोट है वो 9th नंबर नोट है, ठीक है। 9th नंबर नोट क्या है सो देखिए। कहता है इफ d ग्रेटर देन 0 देन एपी इज इंक्रीजिंग। एपी इंक्रीजिंग होगा, एपी इज इंक्रीजिंग मतलब एपी बढ़ेगा। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं डी अगर पॉजिटिव होगा तब। इफ d लेस देन 0 देन एपी इज डिक्रीजिंग, एपी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और इफ d बराबर 0 देन एपी इज कांस्टेंट, एपी इज कांस्टेंट। ये सब अच्छा चीज है जिसको आप खुद से भी देख सकते हैं, नियत रह जाता है। 10 नंबर है इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म, m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी, m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, देन tm प्लस n इक्वल टू 0, m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। इसको शॉर्टली लिखिएगा
दैट इज इफ m इंटू टी एम बराबर n इंटू टी एन देन टी एम प्लस एन बराबर 0। देखिए ये शॉर्ट में लिख दिए सीधे, टी एम प्लस एन बराबर 0। अब इस पर समझिए, ये बड़ी बेजोर नोट है, अच्छा से याद रहे तुरंत क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी का एमवा पद का एम गुना, इसका मतलब एमएक्स टर्म का एम गुना हो गया, एनवें पद के एन गुना के बराबर है, तो उसका एम प्लस एनवा पद 0 होगा, एम प्लस एनवा पद 0 होगा। क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, यदि किसी एपी का 10वां पद का 10 गुना, सुन के सीख लीजिए, लिखाएंगे नहीं हम, किसी एपी का 10वां पद का 10 गुना 8वें पद के 8 गुना के बराबर है। 10वां पद का 10 गुना 8वें पद के 8 गुना के बराबर है, तो 18वां पद क्या होगा, तो 0। उसी तरह अगर 10वां पद का 10 गुना 15वें पद के 15वां गुना के बराबर है, तो बताइए 25वां पद क्या होगा, तो फिर 0। बहुत आसान है, आप याद रखिएगा ये नोट। 11 नंबर नोट पे आइए। 11 नंबर नोट क्या है, कहता है इफ टीएम इक्वल टू 1/n एंड टीएन इक्वल टू 1/m, देन बड़ी चर्चित क्वेश्चन है, कई बार इस पर दिया है, ए आपको 1/mn आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1/mn निकाला जा सकता है, और डी बराबर भी आपको 1/mn हो जाएगा, और उसके बाद टी एम एन अगर पूछेगा एमएनवा पद तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, बन गया। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। आपको कह देगा कि 5वां टर्म 1/7 है और 7वां टर्म 1/5 है। 5th टर्म इज इक्वल टू 1/7 एंड 7th टर्म इज इक्वल टू 1/5। देन व्हाट विल बी 35th टर्म, 35वां टर्म, तो सीधे जवाब 1 है ना, सीधे जवाब क्या है, 1। नेक्स्ट आइए, अगला 12 नंबर नोट पे आइए। 12 नंबर देखिए क्या कहता है। 12 नंबर नोट कहता है इफ टीपी इक्वल टू ए, टीक्यू इक्वल टू बी एंड टी आर इक्वल टू सी। जब भी आपको सीक्वेंस में सम और डिफरेंस का सिंबल दिख जाए तो मैक्सिमम टाइम आंसर 0 आता है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में मैक्सिमम टाइम 1 आता है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। तो देखिए ये क्या लिख रहा है, देन ए क्यू माइनस आर, ए लिए यहां क्यू माइनस आर, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू, ये सॉल्व होके आपको 0 देगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लिखें ए माइनस बी आर प्लस बी माइनस सी, है ना, बी माइनस सी पी प्लस सी माइनस ए क्यू, तो यह भी आपको 0 होना है। ये 2 रिजल्ट है, बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। ये सब बात आपको जो लिखाए हैं इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनेंगे, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन आज हम देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, उसको भी सीख लीजिए। क्वेश्चन है, कहता इफ 26th टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसका 26वां टर्म 158 है, 158, एपी इज 158 एंड यहां लेके दे दिया 51st टर्म, 51st मतलब 51वां टर्म, है ना, 51वां टर्म इज लेकर के दे दिया 408, देन 40 या मान लीजिए 37th टर्म इक्वल टू व्हाट इज, क्वेश्चन दे देगा इस पर बनाने के लिए, क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन अगर दे दे, मान लीजिए, है ना, 222 दे दिया, बी 223 दे दिया, सी 224 दे दिया, डी में नन ऑफ दीज दे दिया। अब हमको इसको बनाना है। जनरल वे में क्या होता है कि बच्चों को अगर प्रोसेस मालूम होता है तो वो प्रोसेस से ही बनाता है,
पहले वो क्या करता है कि जो ही यहाँ 26वां पद दे दिए, 26वां पद दे दिए तो लिखेगा a प्लस 25d, a प्लस 25d बराबर 158 ऐसे लिखेगा। फिर लिखेगा 51वां कह दिए तो a प्लस 50d, एक कम करके 408 लिख देगा। अब इसको घटाएगा तो ये 25d हो गया, यहां पर 8 हो गया, 40 से 8 जीरो हो गया, ये 40 से 15 गया, 25 बच गया, ये d बराबर 10 निकाल दिया। नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक से देखा जाए। हम यहां लिए हैं, सॉरी 408 नहीं लेना था, यहां आपको 308 कर देते हैं, 308। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ऑप्शन हम लिए थे ये सोच के। तो 308 अगर ले लें हम यहां पर तो ये बचेगा 150, और 150 बचेगा तो ये 6 हो गया। अब जब 6d निकल गया तो इसमें रख देंगे तो ये हमारा 8 निकल गया। और जब हमसे 37वां टर्म पूछा है तो a प्लस 36d, तो 36 छक 216, 216 को 8 जोड़ेंगे तो 224, तो 224 ऑप्शन लग गया। ये तो हुआ प्रोसेस से, नहीं इस मेथड से हम लोग बनाते आए हैं। चलिए हम दूसरा मेथड सीखते हैं। ये 26 है तो 26 लिख दिए, कितना दिया 158। फिर देखिए ये 51 है तो 51 लिख दिए, कितना दिया 308 लिख दिए। और ये 37वां है, हमको चाहिए, हमको मालूम नहीं है तो x ले लिए। अब क्या करिए, देखिए x में से 308 घटाइए, जैसा काम आप नीचे करिएगा ना वैसा ही काम ऊपर करिएगा। 308 में से 158 घटा दीजिए, तभी अभी 150 आया, बराबर x में से 308 घटाए थे 308, तो 37 में से 51 घटाइए, 37 में से 51 घटाइए, -14। नीचे देखिए आगे क्या है, 51 में से 26 घटाइए, यहां 308 में से घटाए थे तो यहां 51 में से 26, कितना हुआ 26 घटाएंगे तो 25 हुआ ना, 25 लिख दिए। 25 से ये 6 बार में कट गया। अब गौर करिए ये 6 यहां आके गुना हो गया, x बराबर ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया 308, ये 6 से गुना कर दीजिए तो 84, घटा दीजिए 8 में से 4 गया 4, 30 में से 8 गया 22, बस आंसर निकल गया डायरेक्ट। ना ए निकालना पड़ा ना डी निकालना पड़ा, जिस तरीके से नीचे का डिफरेंस लिए उसी तरीके से ऊपर का लिए और सॉल्व करके एक्स निकाल दिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसको जंपिंग मेथड कहते हैं। तो इस तरह से आज हम nth टर्म से रिलेटेड एपी पर बात किए हैं। अगले दिन हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पर बात करेंगे, सम पर बात करेंगे, बहुत सारी बात है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए, इसमें कुछ आपको नया लगा हो, बढ़िया लगा हो, सीखने में मजा आया हो तो ढेर सारा कमेंट जरूर कीजिए, बुरा लगा हो तो बुरा कमेंट कीजिए। हर तरह के कमेंट का स्वागत है, हम देखना चाहते हैं कमेंट, लेकिन आप जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, किसी भी सोशल साइट के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, कोई भी चीज के द्वारा आप जरूर अपने दोस्तों से इसका लिंक शेयर कीजिए, जिससे ये चैनल आगे बढ़ सके। उसके लिए बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद रहेगा हमारी तरफ से। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।